पिछली क्लास में हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो था वो हम डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही सीड्स में या प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बताएंगे। वैसे तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले ही हो जाता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए एंडोस्पर्म जो होता है उसका डेवलपमेंट पहले हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म किस तरीके से होता है। तो जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं उनमें जो एंजियो डेवलपमेंट होता है किसका, एंडोस्पर्म का, वो किस तरीके से होता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर, तो उसके अंदर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है बीच में, और यहाँ पर एग सेल होती है, और साथ ही यहाँ पर सिनर्जिड सेल और यहाँ पर एंटीपोडल सेल होती हैं। तो जो पॉलन ट्यूब थी उसमें जो दो न्यूक्लियस होते हैं, तो एक न्यूक्लियस जो होता था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता था, तो ये हमारा कैसा था 2n, और जो एक मेल गैमीट आता है वो इससे फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूज़न के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते थे, एंडोस्पर्म, या हम इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, पेन भी कह सकते हैं शॉर्ट में हम इसको, पेन, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, तो ये कंडीशन कैसे हो जाती है, 3n हो जाती है। तो अगर पूछा जाए कि एंडोस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड है, तो हम क्या बताएंगे कि ये ट्रिप्लॉयड है, मतलब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉयड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है या आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न फॉर्मेशन किसका होता है, एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड करके किस तरीके से एंडोस्पर्म बनाते हैं। तो जो डेवलपमेंट के बेस पर जो एंडोस्पर्म है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो दूसरा है हमारा वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हमारा होता है हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर PEN या पेन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये किस तरीके से डेवलपमेंट होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो पहला है, कभी कभी कुछ फैमिलीज़, जैसे मान लीजिए कि हमारी पॉलीपेटेली फैमिली है, तो वो जो मोस्टली फैमिली होती है किसकी, एंजियोस्पर्म की, उसमें जो न्यूक्लियस होता है, तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा PEN का न्यूक्लियस है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा। तो बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न करेगा या फ्री माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड नहीं होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो इसके बीच कोई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्या होगा कि ये फर्दर बहुत सारे डिवीज़न करेंगे माइटोटिक। तो यहाँ पर ढेर सारे जो न्यूक्लियस हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, और सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें इस तरीके से फिल हो जाते हैं न्यूक्लियस। और लास्ट में जो सारे न्यूक्लियस हैं वो जो पेरीफेरल है या जो आउटर कवरिंग है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस बने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है या वॉल है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं,
और यहाँ बीच में हमारी क्या बन जाती है, एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। ये क्या बन जाती है, सेंट्रल वैक्यूल। ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, या किस में ये पाए जाते हैं इस तरीके के, जो पॉलीपेटेली फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, जैसे कैप्सुला etc। साथ ही साथ अब हमारा जो सेकंड है ये वाला सेलुलर, तो सेलुलर में सेल बनेंगी, सेल फॉर्म होंगी। यही सेम ऐसे ही होगा, बट जितने भी डिवीज़न होंगे तो जितनी बार कैरियोकाइनेसिस होगा उतनी ही बार साइटोकाइनेसिस होगा, दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी। ये हमारा कौन सा है, सेलुलर। तो सेलुलर में जब जो हमारा PEN है, जब वो फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा इस तरीके से, ये डिवाइड हुआ तो साथ ही साथ यहाँ क्या बन जाएगी, मेम्ब्रेन बन जाएगी। फिर से ये डिवीज़न करेगा, मान लीजिए ये वाला न्यूक्लियस डिवीज़न करता है तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो ये फिर से मेम्ब्रेन बना लेगा, और ये वाली तो है ही, फिर ये डिवाइड होगा तो ये मेम्ब्रेन बना लेगा। तो जितनी बार डिवीज़न होंगे उतनी बार क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन बनती जाएगी, तो सेल फॉर्म होती जाएगी। ये अलग सेल बन गई है, ये अलग सेल बन गई है, ये अलग, ये अलग। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एक इस तरीके का भी एंडोस्पर्म होता है। जो हमारा थर्ड है वो हमारा कैसा होता है, उसे हम हेलोवियल बोलते हैं। तो हेलोवियल जो है वो इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। क्या होता है कि जो PEN है हमारा, उसका जो PEN है या न्यूक्लियस है, वो जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है तो देखें यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जब एक बार डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, और यहाँ पर की क्या बन गई, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने वाला जो टाइप है वो किसका है, सेलुलर का टाइप है। और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ना होना और न्यूक्लियर बार बार डिवाइड होना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म था। तो अब क्या होगा इसके बाद कि ये जो मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई है, अब जो ये न्यूक्लियस है ये बार बार डिवाइड करेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होगी, ना ही यहाँ होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से, जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो सेंट्रल में वैक्यूल बन जाएगी, और न्यूक्लियस जो होंगे वो मेम्ब्रेन की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार मेम्ब्रेन बन जाती है, इसलिए ये सेकंड टाइप का कैरेक्टर है इसके अंदर, और बाकी टाइम न्यूक्लियर तो डिवाइड होता है न्यूक्लियस, बट इसमें मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो टाइप है वो कौन सा हो गया, हमारा फर्स्ट वाला। इसीलिए जो हेलोवियल है उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जो सेकंड वाले हैं, ये वाले जो ये हैं, ये गैमोपेटेली फैमिली में के प्लांट्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और जो हेलोवियल है वो अपना उसका है एरीमुरम। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एरीमुरस। इस मतलब ये जो प्लांट है इसके अंदर ये इस टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देख लिया है कि कितने टाइप से डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का, और एंडोस्पर्म जो है वो किसको नरिश करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देते हैं। अब जो एम्ब्रियो है हमारा और ओव्यूल है, हम यहाँ पर थे, जो हमारा ओव्यूल था यहाँ पर एग सेल थी, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस था। तो एम्ब्रियो जो एग सेल है हमारी वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई है, ये हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट, और ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसने न्यूट्रिशन ले लिया है। तो हमारे अब जो ये ओव्यूल है किसके अंदर, ओव्यूल जो है वो जो एम्ब्रियो शैक है वो ओव्यूल के अंदर है, और ओव्यूल
के पास इंटेगुमेंट है और जो ओव्यूल है वो अंडाशय के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। तो जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारा ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, ठीक है। तो सीड के अंदर ही हमारा क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियो पाया जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है कि सीड क्या है, व्हाट इज सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है उसमें जो चेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं या सीड फॉर्म होते हैं। तो सीड किसके अंदर फॉर्म होते हैं? फ्रूट के अंदर बनेंगे, ठीक है। और जो ओव्यूल है वो ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। तो अब जो ओव्यूल है हमारा वो सीड में कन्वर्ट हो गया, तो सीड के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, तो उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सीड कोट। तो वो किस तरीके से बनेंगे? तो यहाँ हमने आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की जो कवरिंग होती है उसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? सीड कोट का। जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर या तो एक होते हैं या दो होते हैं या बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रूट में एक या दो, मतलब सब में अलग अलग नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। और सीड्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो सीड हैं हमारे, तो सीड के अंदर मैंने आपको बोला यहाँ पे कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो जो है उसको जिंदा रहने के लिए या वो जर्मिनेट हो करके न्यू प्लांट बना ले, इसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब सीड होगा तो सीड में क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स होते हैं। तो कॉटिलिडन्स में मोस्टली फूड रिजर्व होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो सीड से या उसके जो कॉटिलिडन्स है उससे नरिशमेंट लेता रहता है और ये जिंदा बना रहता है, लेकिन इनएक्टिव होता है। कैसा रहेगा वो? इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। तो जब सीड कैसा हो? इनएक्टिव हो, तो उसको हम उस कंडीशन को डोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डोरमेंसी या प्रसुप्त अवस्था या प्रसुप्त सीड कहेंगे उसको। डोरमेंट सीड ही मतलब सो गया है सीड, वो इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन का मतलब उसको उसकी अनुकूलित दशाएं मिलें। जैसे मान लीजिए कि उसको जितना वाटर चाहिए तो उतना वाटर मिल जाए, उसको एयर मिल जाए, और जो नॉर्मल उसको टेम्परेचर जितना चाहिए तो उतना उसको टेम्परेचर मिल जाए। जब उसको ये तीनों चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होती हैं, जितने अमाउंट में चाहिए होती हैं, वो मिल जाती हैं, तो सीड जो हैं वो एक्टिव होकर या उसका जो एम्ब्रियो है एक्टिव होकर जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब तक वाटर, एयर, टेम्परेचर उनको उनकी लिमिटेड मात्रा में ना मिलें तब तक वो डोरमेंट नहीं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो डोरमेंट कंडीशन में ही पड़े रहते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं वो 10,000 सालों तक या 2,000 सालों तक भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं या अनुकूलित दशाएं उनको मिलती हैं, उनके अनुसार का जो मौसम आ जाता है, उनको वो वातावरण मिलता है, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीड का ड्यूरेशन जो है, उनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। कुछ का बहुत शॉर्ट होता है, कुछ महीनों ही वो ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं या उनका एम्ब्रियो डीजनरेट हो जाता है। बट कुछ का लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अब जो सीड्स हैं हमारे, तो सीड्स उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सीड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप्स ऑफ सीड्स, तो पहला जो टाइप है हमारा वो है नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, इसका मतलब है कि ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनता है। तो हमने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब हमने पढ़ा था डाइकॉट का और मोनोकॉट का, तो आपको बताया था कि जब ये डेवलपिंग करता है या ये बड़ा होता है या अपनी जो डेवलप मतलब युगनज से ये क्या बनेगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर प्रो एम्ब्रियो बनाएगा,
फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो सिचुएशन हो रही होती है, सेल डिवीज़न हो रहा होता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? फूड से। और फूड वो कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, उन सीड का एम्ब्रियो जब वो डेवलप कर रहा होता है तभी एंडोस्पर्म से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, या पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ हो जाता है सीड फॉर्मेशन में। तो इस वजह से ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है। इसीलिए ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जैसे डाइकॉट्स, जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनके, जैसे मान लीजिए कि हमारा मटर है, चना है, तो इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है? कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स जो होते हैं काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, जो हम खाते हैं। तो उन कॉटिलिडन्स में ही फूड रिजर्व होता है, पाया जाता है, उन्हीं से सीड्स का जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है। जो दूसरा होता है हमारा वो है एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड्स का मतलब होता है कि ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म अवेलेबल है, पाया जाता है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? वो मोनोकॉट्स होते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट जो है वो आप जानते होंगे, आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो ऐसे मान लीजिए कि मेज़ है, मेज़ मतलब मक्का, और राइस और मतलब चावल, तो ये और गेहूँ या व्हीट जो है, ये क्या होते हैं? हमारे मोनोकॉट्स हैं। तो इनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर कॉटिलिडन्स नहीं होगा। कॉटिलिडन जो है इनका बहुत ही पतला थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें फूड रिजर्व नहीं होता है। क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो फूड रिजर्व के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जितनी भी ग्रासेस होती हैं उनके में भी जो कॉटिलिडन होता है वो पेपर लाइक होता है, और उसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सीड के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अब जो सीड बने हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, या उनका डिस्पर्शन हो जाता है। तो सीड डिस्पर्सन मतलब जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्शन। पहुंचने की क्रिया को एक जगह से दूसरी जगह। तो मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या वाटर के थ्रू, ठीक है, या एनिमल्स के थ्रू। ये तीन जो मेन रिएजेंट हैं या एजेंट्स हैं, इनके थ्रू जो सीड्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जो एयर से जाने वाले होते हैं सीड्स, उनमें क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा धतूरा जो है उसके सीड में इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कॉटन के जैसे हेयर्स निकले रहते हैं, जिससे बच्चे जूजू बाबा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये इस सीड से अटैच होते हैं। तो ये एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं तो ये जो एलेटर्स होते हैं, इनको एलेटर्स बोलते हैं। तो ये एलेटर्स जो होते हैं इस सीड को, ये सीड है, इसको उड़ा कर ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जहाँ पर ये गिरते हैं तो ये एलेटर्स तो अलग हो जाते हैं, उड़कर कहीं भी चले जाते हैं, इनका तो कोई वर्क नहीं रह जाता है। और सीड जहाँ गिरता है वहीं पर ये जर्मिनेट हो जाता है। और इस दूसरा जो हमारा है वाटर के थ्रू, तो वाटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नारियल का ट्री है, तो उसके जो सीड्स हैं वो यहाँ वाटर में गिरे, या इस वाटर के ही जो प्लांट्स हैं उनके सीड ऊपर तो वाटर सरफेस पर गिरे, तो वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरीके से सीड का डिस्पर्सन हो जाता है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जैसे मान लीजिए कि गोखरू है और लटजीरा है, लटजीरा। तो ये जो फ्रूट होते हैं इनका क्या होता है, ये इस तरीके का होगा और इसमें ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये छोटे छोटे से ऐसे इसमें स्पाइंस या कांटे निकले रहते हैं। और जो लटजीरा होता है वो भी बहुत छोटा जीरा लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। उस छोटे छोटे इसमें से इस तरीके से कांटे, रफ़ स्ट्रक्चर होता है इसका काफ़ी। ये इसकी सरफेस थोड़ी सी रफ़ होती है। तो मान लीजिए हम कहीं से निकल रहे हैं और
ये हमारे कपड़ों में चिपक जाता है और हम फिर जहाँ जाकर देखते हैं तो उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो जहाँ हम इसको लेके आए ना कहीं और जहाँ देखा वहाँ निकाला तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। इस तरीके से ये जो होता है ये भी जानवरों के या ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके कपड़ों में या जो जानवर हैं उनके बालों में, पूँछ में चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सन भी कंप्लीट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं सीड्स।